हेलो फ्रेंड्स, यूपी लेखपाल 2022 की परीक्षा में अगर आप बैठने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग लेखपाल के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसका हम लोग डीप एनालिसिस करेंगे। प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न होते हैं ये आपकी तैयारी में एक अहम भूमिका निभाते हैं और आज से आपको पता चलता है बोर्ड किस तरह के प्रश्नों को पूछता है। पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने 2015 के जो राजस्व लेखपाल की परीक्षा हुई थी उसका सेकेंड मीटिंग की जो परीक्षा थी उसमें जो हिंदी जो पूछा गया था उसका हम लोगों ने डीप एनालिसिस किया था। इस वीडियो में हम लोग जीएस और ग्रामीण विकास इन प्रश्नों का हम लोग डीप एनालिसिस करेंगे, ठीक है ना। और इससे देखेंगे और भी कितने प्रकार की जानकारी मिल सकती है, ठीक है। और चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको सिलेबस से फिर से इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। मैं हर वीडियो में सिलेबस से आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। तो ये यूपी लेखपाल की जो मेंस की परीक्षा होने वाली है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। इसका सिलेबस क्या है, इसमें 4 प्रश्न होंगे, हिंदी पूछा जाएगा, ठीक है। 25 क्वेश्चन होंगे, 25 नंबर का होगा। गणित होगा, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा सिलेबस को इंट्रोड्यूस करने में। इसमें भी 25 क्वेश्चन होंगे, 25 नंबर का होगा। और उसके बाद जीए होगा, मतलब सामान्य जानकारी, 25 क्वेश्चन होगा, 25 नंबर का होगा। और उसके बाद आता है ग्रामीण विकास, ठीक है ना। 25 क्वेश्चन होगा और 25 नंबर का होगा। प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 नंबर का होगा। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर का होगा। माइनस मार्किंग 1/4 होगी इसमें से, ठीक है ना। पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने हिंदी का डीप एनालिसिस किया था, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं उस वीडियो को। इस वाली वीडियो में हम लोग जीए और ग्रामीण विकास का हम लोग क्वेश्चनों का डीप एनालिसिस करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे क्वेश्चनों का और देखेंगे कितने प्रकार की जानकारी एक क्वेश्चन से हमें मिल सकती है, ठीक है ना। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मतलब 51वां प्रश्न है, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था। तो गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन काफ़ी इंपॉर्टेंट आंदोलन है, इससे कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूँ। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने मुंबई में ग्वालियर टैंक मैदान है वहां से इस आंदोलन की शुरुआत की थी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1942। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। ये आप डेट भी ध्यान रख सकते हैं। हो सकता है अगली बार 1942 चारों ऑप्शन में मिले लेकिन डेट ऑफ मंथ चेंज हो रहा हो, तो आप ध्यान रखिए 8/8/1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी, ठीक है ना। 52वां प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था। तो इसमें ये जो कारण है ये सभी हैं, ठीक है ना। कोमागाता मारू घटना जो घटी थी, लाला हरदयाल की गिरफ्तारी हुई थी, इसमें सबसे मेन जो घटना थी जिसके कारण गदर क्रांति प्रारंभ की गई थी, ये प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ था उस समय। ये ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। 53वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा मेरुरज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य है, ठीक है ना। तो इसमें सबसे कंट्रोल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। देखिए हर जगह पे ये टिक पहले से लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि यही उत्तर सही हो। मैंने इंटरनेट से पेपर डाउनलोड किया है, इसमें पहले से ये टिक था, ठीक है ना। हो सकता है ये गलत भी हो सकता है सही भी हो, ठीक है ना। तो आप इस पर ना ध्यान दीजिए, मैं जो बता रहा हूँ आप उस उत्तरों को ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। 54वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है। तो उपराष्ट्रपति आप जानते हैं राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है, ठीक है ना। इसको हटाने का जो अधिकार है वो राज्यसभा के पास है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर जाएगा। लेकिन राज्यसभा को इससे 14 दिन पहले लिखित सूचना उपराष्ट्रपति को देनी होती है कि इस तरह का बिल या विधेयक लाने वाले हैं आपको हटाने के लिए, ठीक है ना। फिर 55वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किसका प्रशांतक औसत के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो प्रशांतक औसत का जो प्रयोग होता है वैलियम, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। 56वां प्रश्न देखिए। मोहिनी अट्टम नृत्य रूप निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। देखिए फर्स्ट मीटिंग वाला जो पेपर हमने हल करवाया था उसमें भी एक नृत्य को पूछा गया था और उसमें मैंने काफ़ी सारे नृत्यों को बताया था कि कौन सा नृत्य किस राज्य से संबंधित है। जो इंपॉर्टेंट है मैंने उसमें बता दिया था, ठीक है ना। आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, ठीक है ना। इसमें मैं बता दे रहा हूँ मोहिनी अट्टम जो है ये केरल से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। 56 प्रश्न हो गए। 57वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। राष्ट्रीय आय को पराया कहा जाता है। राष्ट्रीय आय की फुल फॉर्म मतलब क्या है और इसको क्या कहते हैं। तो राष्ट्रीय आय जो है NNPFC को कहते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर जाएगा। NNPFC है क्या। NNPFC का मतलब क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट।
FC का मतलब हो जाता है फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट पर जो नेट नेशनल प्रोडक्ट का जो वैल्यूएशन निकालते हैं वो राष्ट्रीय आय उसकी माना जाता है, ठीक है ना। 58वां प्रश्न क्या कह रहा है, 15 मार्च 2015 को बैडमिंटन चैंपियनशिप स्विस ग्रांड प्रिक्स गोल्ड का विजेता कौन था, ठीक है ना। तो ये चूंकि 2015 का प्रश्न है, उस समय तक ये मार्च के महीने में ये गेम हो चुका था, उस हिसाब से ये उस समय का करंट का क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ उसका उत्तर क्या है। ये के श्रीकांत जो थे, ये सिंगल्स में इन्होंने ये विजेता हुए थे और इनको गोल्ड मेडल इनको मिला था, ठीक है ना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। 59वां प्रश्न देखिए क्या रहा है, काबनी, हेमवती और अमरावती ये जो नदियां हैं किसकी सहायक नदियां हैं, ये कावेरी की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। 60वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, 1857 की प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह, मतलब जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी। तो इनमें से देखिए बेगम हजरत महल जो हैं ये अवध से लड़ी थी और जब ये हार गई थी तो ये नेपाल चली गई थी, ठीक है ना। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 61वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, समान प्रावस्था में कंपायमान माध्यम के किन्हीं दो सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी क्या कहते हैं, तो तरंगदैर्घ्य कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 62वां प्रश्न देखिए, शहरों के बाहर आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए मॉडल शहरी आधारभूत संरचना और सेवाएं ग्रामीण केंद्रों में स्थापित करने का प्रस्ताव रखता है। तो किसका मॉडल, कौन सा मॉडल लगता है, PURA पूरा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 63वां प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है, हाल ही में किस देश ने नए WU-14 अति ध्वनिक स्ट्राइक यान का चौथा सफल परीक्षण किया जो परमाणु अस्त्र प्रदान करने में सक्षम है। ये उस समय का करंट का क्वेश्चन है, ठीक है। आप ये नाम ध्यान रखिएगा, WU के जो ये हैं ये चीन के ही हैं, ठीक है ना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। 64वां प्रश्न क्या कह रहा है, यांत्रिकी ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो यांत्रिक ऊर्जा जो होती है उसको वैद्युत ऊर्जा में किससे परिवर्तित करते हैं, डायनेमो का यूज कराया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से देश का संसार में धान उत्पादन में दूसरा स्थान है। तो संसार में अभी भी ये 2015 नहीं, इस समय भी नंबर 2 पे भारत चल रहा है, नंबर दूसरे स्थान पे है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहले स्थान पे कौन है, तो पहले स्थान पे तुम्हारा चाइना है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाता है। अगर पूछता है कि सबसे अग्रणी देश कौन सा है, नंबर 3 भी पूछ सकता है। आपको पहला दूसरा तीसरा पोजीशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो पहले पे चाइना है, दूसरे पे भारत है और नंबर तीसरे पे कौन सा है, इंडोनेशिया है, ठीक है ना। ये नंबर तीसरे पे चल रहा है, ठीक ना, धान उत्पादन की दृष्टि से। 66वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, वर्ष 2015 के सर्वोत्तम कल्याण संगठन पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया। तो नेशनल यूनियन ऑफ सीफियर्स ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए निम्नलिखित में से किसको लोकनायक के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। तो ये आप में से आपको अधिकतर पता होगा, जो बिहार के थे जयप्रकाश नारायण, उनको लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। 68वां प्रश्न क्या कह रहा है, भारत की लगभग आधी जनसंख्या मात्र 5 राज्यों में रहती है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इन 5 घनी जनसंख्या वाली राज्यों में से नहीं है। तो आपको पहले तो पता होने चाहिए ये 5 राज्य कौन से हैं जो सबसे ज़्यादा आबादी की दृष्टि से टॉप 5 में आते हैं। तो नंबर 1 पे जो आपका हो गया, आप जानते हैं उत्तर प्रदेश है, ठीक है ना। नंबर 2 पे कौन सा है, महाराष्ट्र है। नंबर 3 क्या है, नंबर 3 में है बिहार। देखिए ये 2011 के जनगणना के अनुसार मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ये 2015 का प्रश्न है और ये 2011 की जनगणना के अनुसार आया था। अभी 2021 की जनगणना के आंकड़े कुछ आए नहीं है, अभी उसके बारे में कुछ अभी चल नहीं रहा है, तो आप इन्हीं आंकड़ों को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये जो लेखपाल की परीक्षा है वो भी इन्हीं आंकड़ों से पूछा जा सकता है, ठीक है ना। चौथा प्रश्न क्या,
चौथा कौन है? चौथा पश्चिम बंगाल है आपका, ठीक है। अब 5वें नंबर पे कौन सा है? ये मध्य प्रदेश है, ठीक है। तो आपने देखा उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, महाराष्ट्र है, बिहार है, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश है, ठीक है ना। केरल जो है वो इसमें नहीं आता। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। 69वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता है? तो ये अवध का कृषक आंदोलन जो हुआ था, इसके सबसे मेन नेता कौन थे? बाबा रामचंद्र। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। और ये कब हुआ था? ये बाबा रामचंद्र ने अवध किसान सभा की स्थापना की थी इसी आंदोलन के तहत, ठीक है ना। कब की थी? 17 अक्टूबर 1920 में की थी, ठीक है ना। और ये कृषक आंदोलन के प्रमुख नेता थे, ठीक है ना, बाबा रामचंद्र। इसका आप ध्यान रखिए, ठीक है ना। 70 नंबर पे जाइए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में विश्व बैंक का अध्यक्ष? तो वर्तमान में का अर्थ क्या है? 2015 में, ठीक है ना, सॉरी 2015 में वर्तमान मतलब। तो उस समय जिम योंग किम थे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर जाएगा। ये 2019 तक रहे हैं, ठीक है ना। अभी वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में ध्यान रखिएगा, डेविड मालपास। वर्तमान में डेविड मालपास जो हैं वो विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। कहाँ के हैं? ये यूएसए के हैं, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखिएगा। अभी अगर ये प्रश्न पूछेगा तो आपसे यही वर्तमान पूछेगा, तो वर्तमान में आपको ये बताना है डेविड मालपास हैं, ठीक है ना। ये 2019 तक रहे हैं जिम योंग किम, ठीक। मशरूम किसके उदाहरण है? तो मशरूम जो आप जानते हो फंगस होता है, ठीक है ना, फंजाई कवक के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना, एक प्रकार का कवक होता है मशरूम। दिल्ली मेट्रो को अपनी प्रथम ड्राइवर रहित रेलगाड़ी किस देश ने दी थी? जो दिल्ली मेट्रो चलती है उसकी सबसे पहली जो ड्राइवर मतलब रहित थी, जो बिना ड्राइवर की रेलगाड़ी चलने वाली थी, वो किस देश ने दी थी? तो साउथ कोरिया ने दिया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। 73वां प्रश्न देखिए, भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन से हैं? तो पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन से हैं? राजस्थान है और आंध्र प्रदेश है। और कब इसको किया था? तो ये 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। सबसे पहले राजस्थान और आंध्र प्रदेश में किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को, ठीक है ना। आप इसका ध्यान रखिएगा। चलिए 74वां प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेर रखा है? ठीक है ना। तो टोटल जो क्षेत्रफल है सरफेस का, ये पूरे पृथ्वी का, उसका भाग कितना है? 2.4% है, ठीक है ना। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन यहाँ की जनसंख्या कितनी है टोटल पॉपुलेशन की पूरे वर्ल्ड की? तो ये लगभग 17% के लगभग है, ठीक है ना, 17.7%, ठीक है ना। 75वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी? जब अशोक ने अटैक किया था, कब किया था अटैक? ये 261 ईसा पूर्व में किया था, ठीक है ना। 261 ईसा पूर्व पे ये कलिंग पर अटैक किया था। और उस समय कलिंग की राजधानी क्या थी? तौसाली थी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर जाएगा। अच्छा, उस समय के राजा कौन थे जिससे अशोक का युद्ध हुआ था? तो राजा अनंत पद्मनाभ, ठीक है ना। राजा अनंत पद्मनाभ जो थे उस समय कलिंग के राजा थे जिनसे अशोक का युद्ध हुआ था और अशोक ने उनको हराया था। इस युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था और उसने अहिंसा के मार्ग पर चलना शुरू किया था और बौद्ध धर्म को अपना लिया था, ठीक है ना। और उस समय कलिंग की राजधानी क्या थी? तौसाली थी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। चलिए, ये आपका जीएस हो गया, ठीक है ना, जनरल अवेयरनेस पूरा हो गया। अब हम लोग ग्रामीण विकास जो है, रूरल डेवलपमेंट, इसको हम लोग हल करेंगे, ठीक है ना। 76वां प्रश्न देखते हैं कौन सी उपभाषा राज्य के पश्चिमी भागों रोहिलखंड और ऊपरी दोआब में बोली जाती है? तो आप जानते हैं पश्चिम साइड में कौन सी भाषा बोली जाती है? खड़ी बोली बोली जाती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 77वां प्रश्न देखिए,
तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? तो तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? पंचायत समिति। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें समझने वाला नहीं है, इसको ये सब रटने वाली चीज़ें हैं, आपको पता होना चाहिए तहसील स्तर पर सरकारी निकाय को क्या कहा जाता है, तो पंचायत समिति कहा जाता है। ठीक है, 78वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। ठीक है ना, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? ठीक है ना, तो कानपुर है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, 79वां प्रश्न, हाल ही में केंद्र सरकार, हाल ही में मतलब 2015 की बात हो रही है, 2015 या 14 की बात हो रही है, जो उस समय का करंट कहा जाएगा। ठीक है ना, हाल ही में केंद्र सरकार को प्रस्तुत की गई सी रंगराजन की रिपोर्ट के अनुसार कोई व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्र में से अधिक खर्च करता है उसे गरीब नहीं समझा जाएगा। तो कितने रुपए से अधिक खर्च करता है उसे गरीब नहीं समझाया जाएगा, ये उस समय का था, ये 32 रुपए। ऑप्शन ए इसका सही होता है, जो 32 रुपए से अधिक खर्च कर सकता है पर डे के हिसाब से, तो उसको गरीब नहीं समझा जाएगा। ठीक है ना, ये 79वां प्रश्न का उत्तर हो गया। 80वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किससे पीतल उत्पादन का अधिकतम निर्यात किया जाता है? पीतल नगरी किसे कहा जाता है जहाँ पीतल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में? तो मुरादाबाद है। मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, 81वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश कितने जिलों में विभाजित है? तो उत्तर प्रदेश कितने जिलों में विभाजित है? 75 जिलों में विभाजित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इससे संबंधित था जो फर्स्ट मीटिंग में प्रश्न पूछा गया था, उसमें क्या कहा गया था कि कितने मंडल हैं? तो 18 मंडल है। ठीक है ना, और 75 जिले हैं। वर्तमान में भी यही स्थिति है। ठीक है ना, और सबसे बड़ा मंडल कौन सा है, सबसे छोटा मंडल कौन सा है, कितने कितने जिले उसमें आते हैं, ये सारा चीज़ें मैंने ये उस पिछली वाली वीडियो में, जिसमें हम लोगों ने 2015 की फर्स्ट मीटिंग का पेपर जो हल किया था, उसमें मैंने पूरा डिटेल में आपको समझाया है। आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है ना, अब एक ही प्रश्न को बार बार उसके बारे में पूरी जानकारी देना सही नहीं है। आप वीडियो देख रहे होंगे रेगुलर, तो आपको जानकारी मिलती जाएगी। ठीक है ना, 82वां क्वेश्चन देखिए, अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत परियोजना की इकाई लागत से कम नहीं होनी चाहिए। यही क्वेश्चन नहीं था, अंबेडकर विशेष रोजगार योजना संबंधित एक क्वेश्चन आया था, फर्स्ट मीटिंग में भी आया था। ठीक है ना, और इस सेकेंड मीटिंग में भी उसी योजना से संबंधित एक प्रश्न आ गया। ठीक है ना, इससे आपको पता चलता है, देखिए कितने क्वेश्चन जो ऐसे होते हैं वो बार बार रिपीट होते हैं पेपरों में। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि ये लेखपाल के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वीडियो की परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लोअर पीसीएस वाली परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं ऐसे कि जो लेखपाल पूछे गए हैं, आगे चल के वीडियो की परीक्षा में पूछ लिए गए या किसी दूसरे परीक्षा में पूछ लिए गए। ठीक है ना, तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर को खूब हल कीजिए और हर प्रश्न का डीप एनालिसिस कीजिए, बिल्कुल हर प्रश्न के बिल्कुल जड़ में चले जाइए, उसका उत्तर ये है तो क्यों है और क्या क्या उससे जानकारी मिल सकती है, वो जानकारी लेने का प्रयास कीजिए। मैं अपनी वीडियो में यही करवाता हूँ। ठीक है ना, तो इसका सही उत्तर क्या है? 50,000 है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसके बारे में मैंने पूरा डिटेल में आपको समझाया है पिछली वीडियो में, और इसमें तो मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता देना हूँ, वर्तमान में ये अंबेडकर विशेष रोजगार जो योजना है, इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया है। अब इसका नाम क्या है? अब इसका नाम है बाबा साहब अंबेडकर रोजगार, ठीक है, प्रोत्साहन योजना, ये इसका वर्तमान नाम है। पहले नाम था केवल अंबेडकर विशेष रोजगार योजना, अब इसका नाम बदल दिया गया है, कर दिया गया क्या है? बाबा साहब अंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना, इसका नाम बदल के ये कर दिया गया। और इसके बारे में जितनी भी जानकारी है वो मैंने पिछला जो पेपर हल किया था उसमें मैंने दे रखा है। ठीक है ना, 83वां प्रश्न देखिए, फिर इन द ब्लैंक्स दिया है, सुल्तानपुर ने सामाजिक वानिकी योजना की कुशल कार्यप्रणाली के लिए केंद्रीकृत डाटाबेस की समस्या का समाधान करने की पहल की है। तो किसके साथ की है? राष्ट्रीय सूचना केंद्र, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, 84वां प्रश्न देखिए, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काफ़ी आसान है, आपको पता होना चाहिए रेलवे के कितने जोन बांटा गया है और उन सबका मुख्यालय कहाँ कहाँ है। ठीक है ना, तो उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? इलाहाबाद में है। अब इलाहाबाद नहीं कहेंगे, इसका नाम परिवर्तन करके प्रयागराज कर दिया गया है। ठीक है ना, तो प्रयागराज में उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय है। ठीक है,
85वां प्रश्न देखिए, भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर कहा जाता है? सबसे पुराना विश्व का शहर किसको माना जाता है? वाराणसी को माना जाता है, काशी को। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। 86वां प्रश्न देखिए, चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले कौन से हैं? तो सबसे दो जो जिले हैं सबसे अपने यूपी में काफ़ी फेमस है चमड़े उत्पादन के लिए, चमड़े से संबंधित वस्तुएं बनाने के लिए। तो इसमें कौन सा उत्तर हो जाएगा? आगरा और कानपुर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 87वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, इंदिरा आवास योजना IAY जो एक केंद्र समर्थित योजना है का राज्य सरकार के साथ लागत सहभाजन अनुपात क्या है? ठीक है ना। तो इसमें 75:25 का अनुपात चलता है, ठीक है ना। 75% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, अब 25% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट देती है, ठीक है ना। लेकिन जो उत्तर पूर्व के राज्य में जाएंगे, जो उत्तर पूर्व के राज्य जो हैं वहाँ पे ये क्या रेशियो है? 90:10 का अनुपात है, ठीक है ना। 90% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और 10% जो है वो आपकी स्टेट गवर्नमेंट देती है। और वहीं पर अगर आप संघ शासित राज्यों में जाएंगे तो आप संघ शासित राज्यों में 100% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, ठीक है ना। अच्छा, ये है किसके लिए? ये BPL जो कार्ड धारक होते हैं, BPL कार्ड धारक जो होते हैं, ये उनके लिए योजना है, ठीक है ना। अन्य किसी के लिए नहीं है, BPL कार्ड धारकों के लिए योजना है, ठीक है ना। 28वां प्रश्न देखिए क्या कहते हैं। देखिए इससे कितनी जानकारी आपको मिली। आप हो सकता है कि आगे चल के ये प्रश्न ये पूछ दे कि किनके लिए होता है इंदिरा आवास योजना, ठीक है ना। और आपको सबसे बड़ी बात बता देते हैं, इंदिरा आवास योजना का नाम परिवर्तन कर दिया गया है, ठीक है ना। ये सन 2016 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया है? प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है ना। ये 2016 में इसका नाम परिवर्तन करके प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया है, ठीक है ना। इसका आप ध्यान रखिएगा। अब इंदिरा आवास योजना के नाम से प्रश्न नहीं आएगा, अगर आएगा तो इस तरह इससे संबंधित जो भी पूछना होगा प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से आएगा। और इसका नाम कब परिवर्तन किया गया ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं हुए, 2016 में ही इसका नाम बदला गया है, ठीक है ना। 28वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा है? गिरदावरी होती है। ऑप्शन ए इसका सही होता है। भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा होता है? गिरदावरी, ठीक है ना। अब 89 वाला प्रश्न देख लीजिए, एक बिस्वा का 1 बीघा से क्या अनुपात है? जो 1 बिस्वा होता है उसका 1 बीघा से क्या अनुपात होता है? 1 का 20वां भाग होता है, 1/20वां या 1/20वां। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है? तो आप ध्यान रखिएगा, लगभग है 4840, ठीक है ना। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। 4840 वर्ग गज के बराबर होता है 1 एकड़, ठीक है ना। अब 91वां प्रश्न देखिए, NREGP, ठीक है ना, का पूर्ण रूप क्या है? वही नरेगा का पूर्ण रूप क्या है ना, वो एक्ट हो जाता है, नरेगा हो जाता है, यहाँ पे ये क्या हो गया? कार्यक्रम हो गया, ठीक है ना, प्रोग्राम। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके बारे में मैंने पूरा डीप एनालिसिस किया है, क्योंकि यही इसी से संबंधित, नरेगा से ही संबंधित एक प्रश्न फर्स्ट मीटिंग में भी आया था, ठीक है ना। तो उसमें मैंने नरेगा के बारे में पूरा डीप एनालिसिस किया है, एक एक चीज़ का मैंने बताया है, जितने भी तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। पिछली वीडियो मैंने दे रखा है। आप देख रहे हैं कि कितने क्वेश्चन जो होते हैं रिपीट होते हैं। कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जो मुझसे बार बार प्रश्न आता है, ठीक है ना। तो आपको ये पता चल गया नरेगा से प्रश्न आता है, ठीक है ना। प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित प्रश्न आते हैं, ठीक है ना। तो आपको इन योजनाओं के बारे में पढ़ना है। हालांकि मैं जो अलग से वीडियो में बनाऊंगा, अलग अलग योजनाओं के बारे में आपको ठीक से मैं बताऊंगा, उसमें मैं पूरी तरह से आपको जानकारी दे दूंगा, ठीक है ना। जो जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं वो मैं तथ्य आपको सारे में आपको अवगत कराऊंगा, ठीक है ना। इसके लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अगर नहीं समझ में आया तो डिसलाइक भी कीजिए, ठीक है ना। 92वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, जिला अस्पतालों के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार 10 लाख जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले में कम से कम कितने बिस्तर होने चाहिए? आप खुद देखिए, 10 लाख जनसंख्या वाले कम से कम कितने बिस्तर होने चाहिए? 300 बिस्तर होने चाहिए। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। ये सब करंट का क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना।
93वां प्रश्न देखिए, घरेलू व्यक्तिगत सौर जल हीटर के लिए आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में क्या प्रोत्साहन दिया जाता है? तो ये बट्टा दिया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक। 94वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है? तो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा अपने यहाँ कौन सा होता है? गन्ना उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश सबसे नंबर 1 पे है अपने पूरे भारतवर्ष में। ठीक है ना। तो यहाँ व्यावसायिक फसल सबसे ज़्यादा कौन इंपॉर्टेंट होगी? ऑप्शन बी इसका है गन्ना। ठीक है ना। उत्पादन में भी ज़्यादा है और ये व्यावसायिक फसल के अंतर्गत आती है गन्ना। ठीक है ना। 95वां प्रश्न देखिएगा, एक ग्राम पंचायत में ग्राम के वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है? तो पंच के में कितने सदस्य होते हैं? तो 7 से 17 इतने सदस्य होने चाहिए पंच के लिए। ठीक है ना। कम से कम 7 और अधिकतम 17। ठीक है। 96वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। ऑप्शन बी, भारत का राष्ट्रपति। 97वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए? मतलब एक वर्ष में कम से कम कितनी बैठकें होनी चाहिए? तो कम से कम कितनी बैठकें होनी चाहिए? 2। ऑप्शन डी इसका सही होता है। कम से कम 2 बैठकें एक वर्ष में होनी चाहिए। ठीक है। 98वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी? तो पंचायत के लिए सदस्य बनने के लिए कितनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। 99वां वाला प्रश्न देखिए, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों की न्यून भार की प्रतिशतता का आकलन किस आवृत्ति पर किया जाना है? मतलब कितनी बार किया जाना है? तो अर्धवार्षिक आधार पर होना चाहिए। ठीक है ना। ऑप्शन ए इसका सही होता जाएगा। अब इसी से संबंधित एक और प्रश्न पूछा गया था कि ये जो बच्चों का जो ये भोजन होता है इसकी क्वालिटी की जाँच की आवृत्ति क्या होनी चाहिए? ये फर्स्ट मीटिंग में क्वेश्चन आया था। तो वो दैनिक है। ठीक है ना। दैनिक पर डे इसको चेक करना चाहिए कि भोजन की क्वालिटी क्या है। और ये बच्चों के जो भार का जो है प्रतिशतता है क्या बढ़ रहा है क्या घट रहा है। ठीक है ना। तो ये अर्धवार्षिक होना चाहिए। ठीक है ना। हर 6 महीने पे इसकी जांच होनी चाहिए। ठीक है ना। फिर देखिए मनरेगा से प्रश्न हो गया। ठीक है ना। मनरेगा के अंतर्गत सामग्री संगठन के मामले में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा दिए गए निधिकरण का अनुपात होता है। तो कितना होता है? 75:25 का होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। ये सब योजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। लेखपाल में योजनाएं काफ़ी सारी आती हैं, आप इसका ध्यान रखिए। आपको सारी इंपॉर्टेंट योजनाओं के बारे में पता होना चाहिए कि उसकी फुल फॉर्म क्या है, उसमें वो मतलब योजना किस चीज़ के लिए है। ठीक है ना। उस कब उस लागू की गई, किसके लिए है। ठीक है ना। ये सब चीज़ें। चलिए ये आखिरी प्रश्न था, 100वां प्रश्न था। इसका सही उत्तर हो गया 75:25। ऑप्शन डी सही हो गया। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में हम लोग फिर से किसी पेपर को लेके आएंगे जो यूपी लेखपाल की परीक्षा हुई है और उसके जितने भी पेपर है उसका हम लोग सबका डीप एनालिसिस करेंगे। ठीक है ना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।